मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक बार फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और संविधान की पहले क्लास में भारत में संविधान का जो बेस है उसको समझाने का हमने प्रयास किया था। संविधान को मैंने एक बिल्डिंग बताया था, तो उसके 3 पिलर यानी खंभे थे। संविधान अगर एक ट्री है तो उसके 3 रूट यानी जड़ें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान का ताना बाना इन्हीं तीनों के बीच में बुना गया है। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत के टॉपिक पढ़ने से फ़ायदा ये होगा, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसकी ABCD थोड़ी सी पता चल जाएगी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार इस विषय से जुड़े हैं। और उसी आधार पर फिर हम शुरुआत के टॉपिक शुरू करेंगे। आज पढ़ाना है भारत में एक मजबूत लोकतंत्र है और संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत की सबसे अहम विशेषता मानी जाती है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भारत में संसदीय व्यवस्था की खास बात यह है कि विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम में क्लोज या घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका हमारी सेपरेट, स्वतंत्र है। और आगे जब आप संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो इन बातों को हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम ये चाहते हैं कि भारत में और विश्व में जो कार्यप्रणाली है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, वो कैसे कैसे काम करता है। हालांकि मेन अंतर पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक शासन और राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बीच ही होगा। भारत जैसे देश में यदि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो अमेरिका जैसे देशों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दोनों में जो मेन अंतर है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन माना जाता है कि विश्व की जो कार्यप्रणाली है कार्यपालिका की, वो 3 रूपों में वर्णित है। तीनों में जो अंतर है, पहला ये है, कुछ शासन प्रणालियाँ ऐसी हैं जो सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो एक व्यक्ति के उत्तरदायित्व पर काम करती हैं। और इस आधार पर भारत में संसदीय व्यवस्था है। श्रीलंका और फ्रांस जैसे देशों में अर्ध अक्षात्मक शासन है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। उसमें ये ध्यान रखना है कि संसदीय व्यवस्था में एक सामूहिक लोकतंत्र होता है। लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायित्व होती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जब तक बहुमत है तब तक सरकार है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में शक्तियों का विभाजन है, रियल पावर और फॉर्मल पावर के रूप में। ये संसदीय व्यवस्था की व्यवस्थाएं हैं जो भी हम पढ़ेंगे। अर्ध अक्षात्मक शासन में और अध्यात्मक शासन में जो अंतर है वो इतना है केवल कि श्रीलंका और फ्रांस जैसे देशों में राष्ट्रपति का जो शासन होता है वो वैसे होता है जैसे भारत में होता है। वो सिस्टम का प्रमुख होता है। उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री का पद होता है और प्रधानमंत्री और उसकी सरकार जवाबदेह होती है। लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव जनता के द्वारा होते हैं। लेकिन अर्ध अक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों का चुनाव डायरेक्ट होता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग कॉमन है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान ही नहीं है और राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ प्रत्यक्ष होता है। तो अंतर ये होता है कि भारत जैसे देश में इलेक्शन सिस्टम 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट होता है, तो हमारे कैबिनेट का सिस्टम का जो प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, यानी दोनों के सैंपल नमूने मिलते हैं। अमेरिका की शासन प्रणाली में डायरेक्ट सिस्टम है लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति का पद है। और फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों में जहाँ दोनों का मिक्सअप है तो वहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव डायरेक्ट होता है और प्रधानमंत्री का और उसकी टीम का भी डायरेक्ट होता है। ठीक, अब आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या अंतर होता है। मेन बिंदु को हमने शेयर कर दिया है, एक एक बिंदु को उठाते चलेंगे और जिससे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्टिव विषय है। इस विषय को आप जितना सुनेंगे, समझेंगे, उतनी अच्छी तरीके से तैयार होगा। कोरिलेशन इसमें ज़बरदस्त है, इसलिए चीज़ों को दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ें।
इस लेसन में हम टेबल सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। पहला पॉइंट बनता है, संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव सिस्टम एंड एजुकेटिव सिस्टम। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसको इस तरीके से समझिए। और भारत का जो लोकतंत्र है ये बहुत आसानी से आपको बातें समझा देगा। आज भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, विधायिका केंद्र में है जो संस्था बना, ऐसी संस्था जो कानून बनाती है जिसको संसद कहते हैं। राज्य में राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर होता है। विधानसभा राज्य में और केंद्र में लोकसभा इसके ही एक पार्ट है जो लोअर पार्ट कहलाता है। उसके चुनाव होते हैं तो एक सरकार बनती है जिसका मुखिया उस मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है। और वो राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल के आधार पर शासन करते हैं। मजे की बात यह है कि विधायिका के माध्यम से ही हमारी सरकार बनती है। और सरकार विधायिका यानी जो हमारा लोअर हाउस है, लोकसभा और विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। पूरी कैबिनेट केंद्र की लोकसभा के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक लोकसभा में विधानसभा में बहुमत है तब तक हमारी सरकारें काम करती हैं। इस तरीके से चाहे मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, आप डेली देखते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र लोकतंत्र में आज सांस ले रहे हैं। दोनों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति या केंद्र में राज्य में राज्यपाल होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि संसद में जो भी कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति उनको अंतिम मंजूरी देता है, तो संसद का वो प्रमुख होता है। और संसद का मतलब ही होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति बराबर पार्लियामेंट। तो वो इसमें भी कॉमन है। अगर इस वेन डायग्राम को समझाएं। और कार्यपालिका में देश के प्रशासन का राष्ट्रपति ही होता है। संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि देश में राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श के लिए एक कैबिनेट होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श और सलाह देगा। 75 में प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के नाम से होगा। इस आधार पर ये दोनों में कॉमन है। तो मुखिया जैसे घर में परिवार होता है, पिताजी होते हैं, वो परिवार के हेड हैं, प्रमुख हैं। और हमारा घर का जो टीम है, जो मेंबर्स हैं, वो उनकी सहायता करते हैं। इस आधार पर भारत में मजबूत पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। और यही दोनों में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ कानून बनाने वाली अलग संस्था है और देश चलाने वाली अलग संस्था है। दोनों में 7-8 है, हमारे यहाँ 7-7 है। और आगे बढ़िए। इसी में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर आ जाता है, रियल पावर एंड फॉर्मल पावर। जो कि हमारे यहाँ जनता लोकतंत्र है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है 5 वर्ष के लिए। तो उनका एक मंत्रिमंडल होता है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है। तो इसीलिए रियल पावर जो औपचारिक शक्ति है, नाममात्र शक्ति है, वो राष्ट्रपति के नाम से है। लेकिन रियल में जो काम करता है, जो वास्तविक शक्ति है, वो हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास है। और मिलजुल के देश में शासन चलता है, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। काम मंत्रिमंडल और उनकी टीम करती है। तो शक्तियों का जो यहाँ विकेंद्रीकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अंतर है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति को रबर स्टंप बोलते हैं और रियल पावर टीम के रूप में कैबिनेट को मिलती है। यही चीज़ लोअर में भी है, स्टेट के लेवल पर भी है, ये केंद्र के लेवल पर भी है। राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ राज्य को देखते हैं, गवर्नर पर्दे के पीछे होते हैं। और यही केंद्र में हमारे रामनाथ जी के साथ है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद है ही नहीं, जबकि ब्रिटेन में है। इसलिए ये ब्रिटेन के समझ है, ये अमेरिका के समझ है। तो यहाँ एक ही कार्यपालिका है, रियल और फॉर्मल का कोई डिवाइडेशन है ही नहीं। आप अपनी सिस्टम को समझेंगे तो दूसरे का सिस्टम समझने में अपने आप ईजी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप बेस इसको बनाएं और इसका एंटी यहाँ पर होगा। अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, द लीडरशिप ऑफ पीएम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे अहम विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल जवाबदेह होती है। तो प्रधानमंत्री का होना संसदीय व्यवस्था को खास बनाता है। ब्रिटेन में भी है पीएम का पद, भारत में भी है पीएम का पद, लेकिन अमेरिका में नहीं है पीएम का पद, क्योंकि यहाँ पर
राष्ट्रपति का नेतृत्व है, लीडरशिप है, और पीएम पोस्ट यहाँ पर खाली है। ये दूसरा अंतर। अगला है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ एजुकेटिव सिस्टम। माना जाता है कि जो भी चुनाव होते हैं भारत में, निचले स्तर पर हों, चाहे राज्य स्तर पर हों, चाहे केंद्र स्तर पर हों, 5 वर्ष दिए जाते हैं जनता के द्वारा, और सरकार अच्छे कार्य करती है, यदि हमारा लोकतंत्र विकसित होता है तो फिर 5 साल उस सरकार को मौका मिलता है। इसलिए भारत में उत्तरदायी सरकार है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो अमूमन केंद्र की सरकार का भी 5 वर्ष होता है, राज्य का भी होता है, और निचले स्तर पर जो हमारी पंचायतें संस्थाएं हैं, स्थानीय सुशासन है, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन भारत में कार्यकाल में अनिश्चितता इससे रहती है क्योंकि बड़ा लोकतंत्र है, पार्टियां ज़्यादा हैं। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो वो 5 साल तक अपना काम करेगी। जैसे मोदी जी की सरकार, और राज्य में भी योगी जी की सरकार, इससे पहले अखिलेश जी की सरकार, बहन जी की सरकार, इन्होंने पूरे 5 साल वर्ष काम किया, क्योंकि सरकार में स्थायित्व था। लेकिन जब मिली जुली सरकार बनती है, ऐसी स्थिति में बहुमत कम है तो सरकार के गिरने का डर होता है। और ऐसे ही 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुई थी, फिर 13 माह की हुई थी, फिर वो 5 वर्ष काम किए थे, पूरा उन्होंने सेशन पूरा किया था। यही इस प्रणाली की दिक्कत है। इसमें सर्टेन नहीं होता कि कब होगा। इसमें एक फेमस कहावत है, हम एक साथ डूबेंगे एक साथ उतरेंगे। पूरी कैबिनेट एक साथ आती है और एक साथ जाती है, जबकि अमेरिका के सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहाँ कार्यपालिका का विधायिका से कोई अटैच है ही नहीं, इसलिए पूरा कार्यकाल यहाँ पर होता है, या तो महाभियोग का कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट बनता है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, दोहरी शासन प्रणाली। केंद्र में भी है और राज्य में भी है। विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। राज्य में विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस आधार पर भारत में दोहरी शासन प्रणाली इस स्तर पर मिलती है कि ये दोनों हाउस एक गाड़ी के 2 पहियों के समान हैं, और इसीलिए जो भी कानून बनते हैं राज्यसभा लोकसभा के प्रयास से बनते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सिस्टम राज्य में भी काम करता है और केंद्र में भी काम करता है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दोहरी शासन प्रणाली का यहाँ मतलब ये भी है कि जो हमारी पावर है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे रियल पावर एंड फॉर्मल पावर, यहाँ भी शासन प्रणाली के 2 पार्ट हैं। सत्ता को चलाता कोई है और बताया दूसरे के नाम से जाता है। राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं, लेकिन रियल में कैबिनेट ही काम करती है। तो यहाँ भी प्रशासन प्रणाली को डुअल सिस्टम में हम बांट सकते हैं। और उस तरीके से अगर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा, ये द्विसदनात्मक शासन प्रणाली भारत में मिलती है, केंद्र में भी है और राज्य में भी। पार्लियामेंट्री सिस्टम के सबसे अच्छे उदाहरण ब्रिटेन और भारत में मिलते हैं। अर्धआध्यात्मक शासन प्रणाली में फ्रांस और श्रीलंका का सबसे अच्छा उदाहरण है। श्रीलंका में भी राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, लेकिन दोनों का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। भारत में भी प्रधानमंत्री का पद है और पीएम का पद है, लेकिन इसमें पीएम का पद डायरेक्ट है, राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट। अमेरिका में पीएम का पद नहीं है, राष्ट्रपति का है, लेकिन उसका डायरेक्ट है। इस आधार पर अमेरिका इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होगा। इतनी बातें हैं इन दोनों में। कॉन्सेप्टिव रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने को है, लेकिन जैसे जैसे आगे टॉपिक में एंट्री करेंगे तो ये है कि इसको शुरुआत में देख लेते हैं। क्वेश्चन में आता है कि संसदीय प्रणाली की क्या विशेषता है या क्या विशेषता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका में क्लोज संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 प्रकार का होता है, रियल पावर एंड फॉर्मल पावर। पीएम का पद महत्वपूर्ण होता है और राष्ट्रपति रबर स्टंप होता है। कार्यकाल घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और डुअल सिस्टम यहाँ की विशेषता है। और इसी आधार पर उसमें और थोड़ा महीन कर देंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, विधायिका का कार्यपालिका को कंट्रोल करना और कार्यपालिका का विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, इतने पॉइंट इस सिस्टम को खास बनाते हैं। बाकी इसी मुलाकात को कंटिन्यू करेंगे आगे, और अगली मुलाकात में इसी से संबंधित एक छोटा सा लेसन पढ़ाएंगे। भारत राज्यों का एक संघ है,
तो भारत में संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था है और माना जाता है कि इस तरीके से संविधान को बनाया गया है कि सामान्य स्थितियों में तो हम अनेक हैं, जैसे घर में भाई एक साथ रहते हैं और अपने अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन जब घर में आपातकाल होता है, स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, तब हम एक हो जाते हैं। तो हम कभी 7-7 भी हो जाते हैं, कभी 7-8 भी हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं, लक्षण हैं जो हमारी यूनिटी को इशारा करते हैं, हम साथ साथ हैं? तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो भारत को संघीय प्रणाली के रूप में मानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था भारत में है? तो आगे चल कर के सिविल में या अच्छे एग्जाम में जहाँ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन आते हैं, इनसे कई क्वेश्चन मिलते हैं। इनको आप रटेंगे तो ये समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देंगे तो ईजी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।